स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज, जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में बात किया है कि मैं कंप्लीट करने वाला हूं क्या 10 यूनिट एक यूनिट एक वीडियो में। एक यूनिट एक वीडियो का मतलब कि आपको बहुत क्विक रिवीजन मिलने वाला है, बहुत जरूरी जानकारी मिलने वाली है और लगभग हम लोग 1 घंटे के अंदर इसको रिवाइज करेंगे और इसमें आपको एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने पूरी यूनिट पढ़ ली है। ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहली यूनिट आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, मेरा बोलने का माध्यम दोनों रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड हो चाहे अगली यूनिट जो भी हो, सब में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करूंगा। थोड़ा सा आपको समझ के चलना है और इसमें जरूरी ये है, आपको याद ध्यान रखना कि आप इस बात में ज्यादा फोकस ना करें कि इंग्लिश में है कि हिंदी में है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, समझने की दृष्टि से आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की सबसे पहले हम लोग बात करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता है क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सीधा मतलब है कॉन्सेप्ट की टीचिंग मतलब शिक्षण, एप्टीट्यूड मतलब मनोवृत्ति, अभिवृत्ति। ठीक है, शिक्षण किस तरह होना चाहिए, किस तरह सिखाना चाहिए, ये हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत बात करेंगे। इसमें पहला ही हम लोग टॉपिक बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि कितने तरह से कॉन्सेप्ट हैं। जैसे देखिए, दर्शन शिक्षण का सीधा सा मतलब 3 होता है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र में हमको उत्तर मिलता है क्यों का, और मनोविज्ञान में आपको उत्तर मिलता है कि क्या का, और आपका समाज शास्त्र में मिलता है उत्तर कैसे का। अब कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे तो इसमें 3-4 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। आदर्शवाद, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आदर्शवाद जो सत्यम शिवम और सुंदरम की कॉन्सेप्ट पर चलता है, ट्रुथ और गुडनेस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, और उसके बाद प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद मतलब लर्निंग बाय डूइंग, आप कैसे सीखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है प्रयोजनवाद, मतलब प्रैग्मैटिज्म, जिसमें ये होता है कि जॉन डेवी ने ये कहा कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। क्या कॉन्सेप्ट में क्या, हाँ, हम लोग, मैंने ज्यादा लिखूंगा नहीं। ठीक है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और चौथा है अस्तित्ववाद, जिसमें एग्जिस्टेंस या फिर होने का वर्णन होता है। उस तरह से हम लोग शिक्षण करते हैं या फिर टीचिंग करते हैं। ठीक है, इसमें कीर्केगार्ड जो है वैज्ञानिक है, शिक्षा वैज्ञानिक है, उनके द्वारा इस अस्तित्ववाद की थ्योरी को दिया गया। ठीक है ना, कीर्केगार्ड ने ये कहा कि मेरा अस्तित्व है इसलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ क्योंकि मेरा अस्तित्व है। ठीक है, योग एक अगला कॉन्सेप्ट है। योग कौन दिया? पतंजलि। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट कितने तरीके से हो गए? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, आपका प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद और योग, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर अगला हम लोग टर्म आता है कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, मतलब प्रकृति किस तरह की है शिक्षण की या फिर टीचिंग की, तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे। पहले यूनिट पहला टॉपिक हम लोगों ने देख लिया, उसमें आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। दूसरा है नेचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब प्रकृति और विशेषताएं किसकी? टीचिंग की, हम लोग इसमें बात करेंगे। तो बहुत सारे इसमें 2 मॉडल दिए गए हैं। 2 मॉडल दिए गए हैं, एक तो है लर्नर सेंटर्ड टीचर, लर्नर सेंटर्ड मेथड हो गया, दूसरा हो गया टीचर सेंटर मेथड। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा समस्या आ गई थी, टेक्निकल फॉल्ट हो गया। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। शुरू से हम लोग बात करें नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो इसमें बौद्धिक गतिविधि, और बौद्धिक गतिविधि में 2 मॉडल आता है। एक है लर्नर सेंटर्ड, मतलब शिक्षार्थी, और दूसरा टीचर सेंटर। ठीक है, ठीक है। इसके कई स्तर है, पाठ चर्चा है, पाठ्यक्रम के अनुसार है, गतिशील वातावरण होना चाहिए, लर्निंग इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ट्रेनिंग का परस्पर समावेश होना चाहिए, यह समव्यवस्थित होना चाहिए। टीचिंग विज्ञान प्लस क्या है? कला है। एक इम्पोर्टेंट ये टर्म है। देखिए, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि ये कई स्तर में होता है। दूसरा पाठ्य चर्चा होता है, इसमें पाठ्यक्रम होते हैं, फिर उसमें गतिशील व्यवस्था होती है। इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षण की बात कर रहे हैं, फिर टीचिंग की बात। यह व्यवस्थित होता है, यह एक प्रोफेशन होता है। टीचिंग की फिर अगली बात एक टर्म आता है कि टीचिंग जो है
विज्ञान है या फिर कला है, तो ये दोनों है। ठीक है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि जैसे टीचिंग है ना, तो टीचिंग अगर ऑब्जर्वेशनल है, मतलब इसका एक क्रम निर्धारित है, उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसलिए वो साइंस है। ठीक है, कला इसलिए है कि किस हिसाब से आप लोग पढ़ा पा रहे हैं, किस हिसाब से बच्चों को समझा पा रहे हैं, वो एक कला है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक की आप हम लोग बात कर लें, नेचर की बात कर लें, तो इसमें आप लिख लेंगे प्रोफेशनल है, ये एक तार्किक है, ये एक व्यवस्थित है, ये एक पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं, गतिशील होता है, तो ये इसमें ज्यादा हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। अगला फिर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि बहुत क्विक रिवीजन करना है, तो शिक्षण के स्तर की बात करेंगे। स्तर, स्तर किसके? शिक्षण के। यहाँ से यहाँ पर आपका मामला शुरू होता है। तो शिक्षण के मेनली 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव टीचिंग। हिंदी में अगर कहा जाए तो स्मृति आधारित, अवबोध अवबोध आधारित और रिफ्लेक्टिव को चिंतन आधारित। अब मेमोरी में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मेमोरी में ये बात करेंगे हम लोग रटने की बात करते हैं, रट्टा लगाने की बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग उसको चीजों को समझने की बात करते हैं। रिफ्लेक्टिव या फिर चिंतन आधार पर स्तर पर हम लोग उसको अनुकरण करने की या फिर उसका प्रयोग करने की बात करते हैं। ठीक है, अगला अंतर हम लोग समझे, मेमोरी यूनिट में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ठीक है, तो सबसे पहले आप 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, मेमोरी यूनिट की, अंडरस्टैंडिंग की और चिंतन की। तो मेमोरी यूनिट में आप लोग होंगे, ये हर्बर्ट द्वारा दिया गया, ये प्रारंभिक स्तर पर किया जाता है, इसमें कंठस्थ किया जाता है, इसमें स्टिमुलेशन या फिर उद्दीपन होता है, ये सीखने की तीव्रता होता है, मूल्यांकन और मौखिक और लिखित निबंध के रूप में भी इसमें होता है। ये आप मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप लोग कॉलम बनाएंगे, उसमें ये लिखेंगे आप कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल किस लेवल पे? मॉरिसन द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है, याद और समझने की कॉन्सेप्ट इसमें है चर्चा, कॉन्सेप्ट और थ्योरी का इसमें डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों का इसमें मिला जुला प्रयास होता है। फिर ठीक है, इसमें किस फॉर्म में वो होता है मूल्यांकन? ऐसे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, टीचर पर स्टूडेंट दोनों का इसमें दोनों का मिला जुला प्रयास। चिंतन या फिर रिफ्लेक्टिव या फिर सबसे हायर लेवल की बात करें तो इसमें हंट ने सबसे पहले इसको दिया है। इसके बाद इसमें अगर बात करेंगे प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, मतलब ये प्रॉब्लम सेंटर्ड समस्या जनित होता है, और दृष्टिकोण इसमें हाई होना चाहिए, स्वतंत्र होता है व्यक्ति सोचने के लिए, तर्क होता है, विचारशील होता है, और इसमें मूल्यांकन की जो बात है ना, तो एप्टीट्यूड की तरह, मतलब उसका क्या दृष्टिकोण है उसकी तरह इसमें चर्चा की जाती है। तो ये स्तर की बात करें तो स्तर में 3 मेनली है। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कितने स्तर के से है टीचिंग का लेवल, तो 3 स्तर का, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। फिर अगले बात में हम लोग बात करते हैं एक पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस वर्सेस करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम एवं पाठ्य चर्चा पर अंतर स्पष्ट करें। तो बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे कि इसमें देखिए सबसे पहला आप कॉलम इसमें भी बनाएंगे पाठ का, इसमें सिलेबस का और एक करिकुलम। तो सिलेबस क्या होता है? सिलेबस हमेशा डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है ना, और आपका करिकुलम जो होता है इंस्ट्रक्शनल होता है, मतलब अनुदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। ठीक है, और विषय के लिए, किसी एक विषय के लिए क्या होता है? सिलेबस होता है, और पूरे कोर्स के लिए जो डिजाइन किया जाता है वो करिकुलम होता है। ये संकुचित अवस्था है कौन सी? सिलेबस की। अब वो क्या है? विस्तृत अवस्था है करिकुलम, पूरे साल का या फिर पूरे स्कूल का होता है। ठीक है, परीक्षा इसमें बोर्ड परीक्षा होता है, और उसमें क्या होता है? जैसे सरकार एक करिकुलम जारी करती है। ठीक है, इस तरह से करिकुलम और पाठ्यक्रम में आपको अंतर पता हो जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत बड़ी यूनिट है और इसको हमको बहुत जल्दी से कवर करना है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी। अब शिक्षण के चर, शिक्षण के चर की अगर बात करें तो मतलब वेरिएबल, शिक्षण के चर। देखिए हमारी बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आप नोट्स बनाइए, चाहे इसको स्पीड कम कर लीजिएगा, लेकिन बातों पे ज्यादा आप ध्यान दीजिए। तो शिक्षण के चर की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षण के चर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 तरह के होते हैं, निगमनात्मक, मूल्यांकन क्रिया और उपचारात्मक।
ठीक है। डायग्नोस्टिक, इवेल्युएशनरी और प्रिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो निगमनात्मक में क्या होता है, गलती को पकड़ा जाता है बालक की, ठीक है, पढ़ाते समय। और मूल्यांकन में क्या होता है कि आप, मूल्यांकन का मतलब ही होता है कि जो आप परिवर्तन चाह रहे हो, वांछित परिवर्तन क्या है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, वो वांछित परिवर्तन आया कि नहीं, ये। और तीसरा है कैसे कमी को दूर करें, इसको उपचारात्मक या फिर प्रिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। शिक्षण के 3 चरण होते हैं, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशनर और प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीन में डिफरेंस हम लोग और जानेंगे। चर आप लोग जान गए, डायग्नोस्टिक, फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक और उसके बाद इवैल्यूएशन और प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 3 चीजों का अंतर, फिर एक बार से हम पकड़ेंगे। टीचिंग क्या होती है, मतलब शिक्षण, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन, और तीसरा अधिगम या फिर लर्निंग में क्या क्या तीनों में अंतर है, इसको हम लोग बेसिक पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ तो भाई लाइट चली गई थी, थोड़ी सी हम लोग कहाँ थे, अभी तक चर्चा कर रहे थे। हाँ, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और अधिगम, इन तीनों में हम लोग अंतर की बात करेंगे कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि शिक्षण क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है और अधिगम या फिर लर्निंग क्या है। तो देखिए, सब किस लिए हम लोग सारा कुछ ताम झाम कर रहे हैं, अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए। क्या फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दिया जाएगा, टीचिंग के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा टीचिंग पद्धति से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जिससे हम लोग लर्निंग कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और लर्निंग। हिंदी में शिक्षण, अनुदेश और अधिगम, इन तीनों में अंतर थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। देखिए, तो इसमें सबसे बड़ी बात, पहले हम लोग टीचिंग की बात करते हैं। तो टीचिंग में क्या होता है, ज्ञान जो होता है, ज्ञान का म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं और हम सीख रहे हैं, तो वो क्या हुआ, म्यूचुअल ट्रांसफर ज्ञान का हुआ, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इसमें होता है कि नहीं होता, तो बिल्कुल होता है। मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसमें इंस्ट्रक्शन होता ही होता है टीचिंग में। और क्या क्या होता है इसमें, ज्ञानात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष, मैं लिख रहा हूँ, क्रियात्मक पक्ष भी होता है। इन सब चीजों का इसमें विकास होता है टीचिंग में, ठीक है। ज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, और उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। अनुदेश में क्या होता है, अनुदेश में क्या ज्ञान का वो होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। तो छात्र और टीचर के बीच में यहाँ पर कोई संपर्क नहीं होता है, ठीक है। उसमें इसमें अंतः प्रक्रिया होती है, एक जिसके माध्यम से एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, उसको छात्र पढ़ रहा है या फिर नहीं पढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, इंस्ट्रक्शन देना है तो देना है, खत्म बात। शिक्षण का ये एक घटक है, लेकिन अधिगम नहीं है। इंस्ट्रक्शन जो होता है ये शिक्षण का एक वो है, क्या बोलते हैं, घटक है, लेकिन अधिगम नहीं है, अधिगम नहीं है, ये समझिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट, इसमें इसमें केवल ज्ञानात्मक पहलू का विकास होता है, इसमें क्रियात्मक नहीं है। इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसको फॉलो करना आपका काम है। तीसरे नंबर की हम लोग बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए। इंस्ट्रक्शन या फिर सॉरी, इंस्ट्रक्शन नहीं, अधिगम या फिर लर्निंग। तो लर्निंग में सब क्या होता है कि जो टीचिंग, टीचर द्वारा टीचिंग की गई, इंस्ट्रक्शन दिए गए, उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग अनुभव के रूप में महसूस करते हैं, वही लर्निंग। किसी ने कुछ पढ़ाया, एबीसीडी पढ़ाया, इंस्ट्रक्शन के रूप में पढ़ाया, इंस्ट्रक्शन दे दिया लिख के, उसको आप अनुभव कर लेंगे, सीख गए, वो ही आपका क्या है, लर्निंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टीचिंग भी होता है, इंस्ट्रक्शन होता है और अनुभव के रूप में आपको मिलता है। ये कुल मिला के टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का परिणाम होता है, ये कुल आपको समझना है। फिर अगली बात हम लोग कर लेते हैं कि टीचिंग इज ए प्रोफेशन। निश्चित रूप से ये प्रोफेशन है, क्यों, बहुत सारे कोर्स चलते हैं, बीएड चलता है, एमएड चलता है, नेट का आप एग्जाम देंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो एक प्रोफेशन है। बहुत सारी कोचिंग चल रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला, आर्ट है या फिर साइंस, तो दोनों है, जिसमें ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक नियम और थ्योरी प्रिंसिपल के बेस पे चलते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, तब आपका कहलाता है वो साइंटिफिक, मतलब विज्ञान है। और कला तब है जब आप किस तरह से उस चीजों को पढ़ा रहे हो। अब एक नंबर आता है, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। अगर हाँ, लिखने वाला वीडियो अगर आपको चाहिए, तो ये एक टीच हम लोगों ने
अभी जब जून का पेपर हो रहा था 18 जून के पहले हम लोग सारा रिवीजन किया है, इसी तरह उसमें लिख के रिवाइज किया है, उसको बहुत क्विक रिवाइज किया है, बहुत कम टाइम था और अच्छे से रिवाइज किया था। इस बार ज्यादा हम कंटेंट देंगे लेकिन लिखेंगे कम। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मतलब उद्देश्य क्या है आपका, उद्देश्य क्या है शिक्षण का। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इसके लिए दो वैज्ञानिक हुए, शिक्षा वैज्ञानिक हुए। एक ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दिया, ब्लूम का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। दूसरा एक व्यक्ति हुए जिसे गेगने एवं ब्रिग्स बोलते हैं। क्या, कभी कभी क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आ जाता है कि वर्गीकरण के लिए क्या क्या सिद्धांत दिए गए। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने 3H की बात सबसे पहले की है। 3H में आपका आता है हेड, हेड आता है, हैंड आता है और हार्ट आता है। ठीक है, समझिए। हेड मतलब कि दिमाग से चीजों को सोचना, हार्ट मतलब क्या होता है, दिल से दिमाग चीजों को सोचना, और हैंड मतलब कि एक फिजिकल एक्टिविटी का मतलब निर्देशित करता है। 3H की बात करते हैं, हैंड, हार्ट और आपका हेड, तीन चीजों की। ठीक है, अब इसमें 3 पक्षों की उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात किया, जिसमें कॉग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा आपका पी साइकोमोटर पक्ष, ठीक है, तीसरा आपका अफेक्टिव डोमेन मतलब भावात्मक पक्ष। कितने तरह से उन्होंने चर्चा की, 3 तरह के, यही कॉग्निटिव दिमाग वाला हेड वाला पोर्शन, साइकोमीटर हैंड, और ए मतलब अफेक्टिव मतलब हार्ट वाला। ठीक है, अब इसमें हम तीनों की चर्चा कर लेते हैं। तो कॉग्निटिव, सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव की बात कर लेते हैं। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं या फिर कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं। इसमें 5 स्टेप होते हैं, आप स्टेप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है ज्ञान या फिर नॉलेज। ठीक है, उस किसी चीज को हम क्या चाहिए, हमको जानकारी चाहिए, नॉलेज। दूसरा मैं एक बार बता देता हूँ, ज्ञान चाहिए, उसके ऊपर आपको क्या चाहिए, बोध चाहिए। ठीक है, इतना मतलब कॉम्प्रहेंशन। तीसरा मतलब उसका उपयोग कैसा करना है, मतलब एप्लीकेशन। चौथा है विश्लेषण, विश्लेषण मतलब एनालिसिस। पांचवा है आपका संश्लेषण, दैट इज सिंथेसिस। और लास्ट में आपका है मूल्यांकन। 5 चरणों में ज्ञानात्मक पक्ष को समझा जाता है। आप डिटेल में स्टडी कर लेंगे, मैं एक बार रिवाइज कर रहा देता हूँ। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, फिर आगे आता है भावनात्मक पक्ष या फिर अफेक्टिव डोमेन उसको बोलते हैं। तो अफेक्टिव डोमेन भी आपको कई स्तर में आता है। सबसे पहले आग्रहण, इसको बोलते हैं रिसीविंग। दूसरा उसका प्रतिक्रिया या फिर रिस्पॉन्डिंग। तीसरा होता है आकलन या फिर वैल्यूइंग। चौथा होता है संयोजन, उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। और पांचवा होता है आपका निरूपण, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, ये आपका साइकोमोटर या फिर भावात्मक पक्ष की ओर डिसाइड करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने बोला है। तीसरा नंबर आपका, चौथा नंबर आपका आता है मनोवैज्ञानिक, मनोसंचालित या फिर साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र। साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र में क्या क्या आता है कि इंसान सबसे पहले मतलब अपने शरीर, दिमाग और इन चीजों से, फिजिकल एक्टिविटीज, सबसे पहला प्रतिरूपण से इंसान सीखता है, मतलब इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कुशल व्यक्ति से क्या करेगा, इमिट करेगा या फिर नकल करेगा। नंबर 1 इमिटेशन। उसके बाद अगला चरण क्या है, मैनिपुलेशन मतलब कार्य साधना। तीसरा है परिशुद्धता मतलब प्रिसीजन। चौथा नंबर आपका आता है आर्टिकुलेशन मतलब स्पष्ट अभिव्यक्ति। और लास्ट आपका आता है नेचुरलाइजेशन या फिर प्रकृतिकरण। ठीक है, ये किसके भाव हैं, मनोसंचालित के। प्रतिरूपता, कार्य साधन, परिशुद्धता, स्पष्ट क्रिया, स्पष्ट अभिव्यक्ति और प्राकृतिकरण, ये तीनों सब स्टेप है किसके, तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी उन्होंने यही वर्गीकरण किया है। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया गया है कि टीचिंग के किस प्रकार से वर्गीकरण है, फिर टीचिंग के क्या उद्देश्य हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं गैगने एवं ब्रिग्स। तो गैगने एवं ब्रिग्स की अगर चर्चा करें तो गैगने एवं ब्रिग्स ने ये कहा कि कई श्रेणी में इन्होंने भी डिवाइड किया, जिसमें बौद्धिक कौशल सबसे पहले, उसके बाद ज्ञानात्मक रणनीति, फिर मौखिक सूचना, फिर संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, और लास्ट में आपका है मनोदृष्टि या फिर एटीट्यूड में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये गैगने एवं ब्रिग्स। याद यहाँ से यही रखना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में 2 का नाम आपको याद रखना है। ओके, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान देना है सुनने में। आप चाहे वीडियो रोक भी सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग आते हैं किसमें,
कि मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब कारण शिक्षण सूत्र। क्या क्या मैग्जिम है कि कैसे कैसे सीखा जाता है। तो अगला हेडिंग क्या है, मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग। मैग्जिम्स मतलब कारण शिक्षण आपका सूत्र। अब इसमें कई हैं। सबसे पहले मैं सबके नाम गिना देता हूं आप लोगों को, देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल। दूसरा नोन टू अननोन। तीसरा है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त। चौथा है इंडेफिनिट से डेफिनिट, अनिश्चित से निश्चित। पांचवा है पर्टिकुलर टू जनरल, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर। तीसरा है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है, मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर। फिर आता है एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण तक। फिर अगला आता है होल टू पार्ट, मतलब पूर्ण से लेके अंश तक। फिर अगला आता है फॉलो द नेचर, प्रकृति के साथ फॉलो करो। फिर ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के साथ कैसे ट्रेन करना है। ये आपके मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग है। इसको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब ये है, टीचिंग इस तरह पढ़ाना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट हो पहले सिंपल समझाओ, फिर बड़े की ओर जाओ। नोन टू अननोन मतलब पहले जानकारी हुई चीजों को जानो, फिर अननोन चीजों में बच्चे को इंटर कराओ और उस कॉन्सेप्ट को दो। और फिर इंडिफिनिट कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की बात करो, मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। मतलब जो चीजें आपको सामने दिख रही है उसके बारे में पहले बताओ, फिर जो चीजें नहीं है धीरे धीरे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये है मैक्सिमम टीचिंग, मैं बोल दिया हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है अभी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग जो मैं बोलता जाता हूँ उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, क्योंकि आप लोग सब पढ़ चुके हैं, मेरा काम एक रिवीजन करवाने का है। फिर हम लोग आगे आते हैं, अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका कि टीचिंग के प्रिंसिपल क्या है, मतलब टीचिंग प्रिंसिपल, शिक्षण सिद्धांत। क्या शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो दो तरीकों से इनको डिवाइड किया गया है, एक तो सामान्य, एक तो मनोवैज्ञानिक। क्या मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो सामान्य अगर टीचिंग की बात करें तो इसमें लिस्ट होगी, एक प्रेरणा सिद्धांत नंबर 1, गतिविधि सिद्धांत नंबर 2, रुचि का सिद्धांत नंबर 3, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत नंबर 4, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत नंबर 5 और चयन का सिद्धांत। और मनोवैज्ञानिक फिर साइकोलॉजिकल सिद्धांत की अगर बात करें तो आप लोग खुद दिमाग लगाएंगे तो प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, ठीक है। मनोरंजन का सिद्धांत इसी में आता है, पुनरावृत्ति और आभास का सिद्धांत आता है, सहानुभूति एवं सहयोग के मनोवैज्ञानिक उसमें आता है, प्रबलन रेनफोर्सिंग का आता है, ट्रेनिंग आता है सेंसस का इंद्रियों को। ये सब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कितना जल्दी सारे का सारा आपको कवर करवा दूं, सारे का सारा आपके सामने एक बार रिवाइज करा दूं, रिकॉल करा दूं, बहुत समझाने का हमारे पास टाइम नहीं है। फिर अगला हम लोग उसमें आता है कॉन्सेप्ट में लर्निंग या फिर अधिगम। अधिगम किसको बोलते हैं, तो अधिगम क्या होता है, तो अधिगम का सीधा सा मतलब है ये जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रोसेस है। ये मनोवैज्ञानिक होता है, सब लोग को पता है। ये और क्या होता है, इसमें इंसान कौशल सीखता जाता है, कार्य करने का इसमें प्रेफरेंस बढ़ता जाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ता जाता है, यही अधिगम। कुल मिला के कार्य में अगर परफॉर्मेंस बढ़ता जाए दैट मीन यू आर लर्निंग, ठीक है। तो शिक्षण यही है, अधिगम यही है। फिर उसके बाद अध्ययन की कुछ परिभाषाएं हैं, विशेषताएं हैं। विशेषताओं में हम लोग बात करेंगे, जैसे मेरे सामने मैं नोट्स बना के रखा हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी करना है और अगर मैं बिना देखे करूंगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने नोट्स सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो अधिगम का परिभाषाएं हैं, इसमें विशेषता की अगर बात करें तो परिवर्तन लाना होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है, इसमें सृजनात्मक पद्धति होती है, सार्वभौमिकता होती है, अनुमान अनुमान से पता लगाना होता है, संगठन करना, ये सब किसकी वो है, अधिगम की विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद लर्नर का वर्गीकरण अगर किया जाए तो लर्नर का वर्गीकरण या फिर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाएगा, तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे व्यक्तिगत और सामाजिक विशेष के आधार पर, ठीक है। शास्त्रों में आश्रम की व्यवस्था है, हम सब लोगों ने देखा है कि क्या लर्नर का वर्गीकरण करें तो सबसे पहला है व्यक्तिगत और सामाजिक
विशेषता के आधार पर, ये हेडिंग रहेगा। तो इसमें शास्त्रों की बात किया गया, उसमें हम लोग देखते हैं कि ये शिक्षार्थी किस तरह होते थे। ब्रह्मचर्य का पहले पालन करते थे, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास। सामाजिक कारक की अगर बात करें तो समाज, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लर्नर का वर्गीकरण, मतलब लर्नर किस किस प्रकार के होते हैं। तो नंबर हम लोग उसमें देखा है कि व्यक्तिगत और सामाजिक विशेषता के आधार पर। दूसरा है सामाजिक कारक। सामाजिक कारण देखिए, जैसे अवस्था परिपक्वता के आधार पर, मतलब जैसे एज होती जाएगी उस परिपक्वता के आधार पर अलग अलग आपके लर्नर मिलेंगे, टीनेजर मिलेंगे, एडल्ट मिलेंगे, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। विषय के प्रति एटीट्यूड, प्रेरणा, मतलब किसी सब्जेक्ट के प्रति। व्यवसायिक अपेक्षा, मतलब कमर्शियल, उसमें लर्नर हो। विशेष प्रतिभा के शिक्षार्थी अलग मिलेंगे। और यांत्रिक निपुणता किसी किसी में होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर आता है वयस्क शिक्षार्थी और युवा शिक्षार्थी में थोड़ा थोड़ा हम लोग अंतर देख लेते हैं। क्या? वयस्क और युवा, ठीक है। तो वयस्क और युवा की अगर बात करें तो ये वयस्क जो होता है कि प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, मतलब समस्या जनित होता है व्यक्ति। युवा क्या होता है, विषय केंद्रित होता है, इसको समस्या वैसे से ज्यादा मतलब नहीं है। वयस्क को क्या चाहिए, परिणाम चाहिए। युवा को क्या चाहिए, भविष्य उन्मुखी होता है, ये करियर काउंसलिंग करना चाहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये युवा युवा क्या है, युवा को नई कंटेंट अगर दे देंगे आप तो वो कुछ भी सीख लेगा। वयस्क क्या करेगा, उसको छांट छांट के सीखेगा। ये सरलता से स्वीकार करेगा, वयस्क सरलता से स्वीकार नहीं करेगा। तो वयस्क शिक्षार्थी और युवा शिक्षार्थी में यही कुछ बेसिक डिफरेंस है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अधिगम, दूसरा आपका पॉइंट आता है कि अधिगम शैली के आधार पर, लर्निंग स्टाइल के आधार पर किस तरह के शिक्षार्थी होते हैं। तो शिक्षार्थियों के प्रकार देखें, जैसे दृश्य संबंधी, दृश्य संबंधी किस तरह के शिक्षार्थी के प्रकार, हेडिंग क्या डालेंगे कि अधिगम शैली के आधार पर। अधिगम शैली मतलब किस तरह लर्निंग स्टाइल है। तो सबसे पहले लर्निंग स्टाइल दृश्य संबंधी, मतलब देखने के संबंधी, तो इसमें चित्र और प्रदर्शन आप कर देंगे। दूसरा श्रवण संबंधी, इसमें शब्द और ध्वनि होगा। तीसरा आपका सहज ज्ञान संबंधी, इसमें आपका नॉलेज और फैक्ट को आप लोग उसके सामने प्रस्तुत कर देंगे। चौथा है आगमनात्मक, मतलब आगमनात्मक में क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, मतलब फैक्ट से लेके कॉन्सेप्ट की ओर इंसान बढ़ता है। निगमनात्मक, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर, मतलब अवधारणा से तथ्यों की ओर इंसान सिखाता है। सक्रिय भौतिक गतिविधियां, एक्टिव लर्नर, चिंतनशील, विचार विमर्श करके। तो ये सब अधिगम शैली के आधार पर है। फिर अगले नंबर आता है श्रवण के आधार पर वर्गीकरण। तो श्रवण के आधार पर वर्गीकरण 3-4 तरीके से होते हैं कि एक्टिव लिसनर होते हैं, समानुभूत श्रवण, एम्पैथेटिक होते हैं, मूल्यांकन एवं आलोचनात्मक होते हैं, सराहनात्मक या फिर अप्रिसिएशन वाले होते हैं। थिंकिंग स्टाइल के आधार पर कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, मतलब चिंतनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं जिसको रचनात्मक कहते हैं, व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल कहते हैं, और कॉन्सेप्चुअल है फिर थिंकर्स। 4 तरीके से थिंकिंग स्टाइल के आधार पर कौन होते हैं, लर्नर होते हैं। अब रचना, कुछ दृष्टिकोण है आपके रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावादी दृष्टिकोण का मतलब यही है कि इंगेज 4 तरीके से होते हैं। 5 ई की बात यहाँ पर की जा रही है, कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण या फिर अप्रोच को बात करें तो 5 ई की बात करते हैं। 5 ई में आपका था इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट और इवेल्युएट। 5 ई में आपको इतना याद रखना है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट और इवेल्युएट, ठीक है ना। एक बार फिर से, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट और इवेल्युएट, ठीक है ना। हिंदी में आप लोग इसको देखिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग, ये आपको टॉपिक एक आता है, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग। तो आप सबको मालूम है 3 ही चीजें कर सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट और एनवायरनमेंट। टीचर क्या होता है, फैक्टर बहुत सारे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, ये अच्छा नहीं रहेगा, उसके पास स्किल नहीं रहेगी। टीचर की स्किल, एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, ठीक है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होगा। उसके बाद फिर इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है जो आपको सीखने में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल का प्रशासनिक ढांचा किस तरह है। एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स, मतलब गार्जियन का उसमें पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन या उम्मीदें क्या है, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग को या फिर शिक्षण को प्रभावित करने वाले इसमें कारक
हो सकते हैं। फिर ठीक है, टीचिंग मेथड की अगर बात करें, शिक्षण की विधियों की अगर हम लोग बात करें तो आगे देखेंगे। तो टीचिंग मेथड यहाँ पर शिक्षण की विधियां तो 3 तरीके से होती हैं, एक टीसीएम, एक मिक्स्ड, एक एलसीएम, लर्नर सेंटर्ड, और यहाँ पर मेथड और टीचर सेंटर मेथड। तो मैं एक एक करके बोलता जाऊंगा। सबसे पहले मैं टीचर सेंटर मेथड के सारे पॉइंट को बताता जाता हूँ। ये एक बड़े समूह में होता है। नंबर 1, इसमें लेक्चर विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है। समूह में शिक्षण को दिया जाता है टीसीएम में, टीचर सेंटर मतलब अध्यापक केंद्रित में। इसमें टीवी और वीडियो का यूज किया जाता है। ठीक है, समीक्षा नीति की जाती है, इसमें रिव्यू किया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा इसमें क्वेश्चन आंसर पूछने की आजादी होती है। मिक्स्ड विधि क्या है? ये लघु समूह में होता है। समूह चर्चा या फिर जीडी इसमें होता है। संगोष्ठी या फिर सेमिनार के माध्यम से दिया जाता है। इसमें पैनल की चर्चा होती है, परियोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट की चर्चा होती है। अनुशिक्षण या फिर ट्यूटोरियल के माध्यम से किया जाता है। केस स्टडी मिक्स्ड में आएगा। रोल प्ले या फिर नाटक और प्रदर्शन इसमें किया जाता है। और एलसीएम मतलब लर्नर सेंटर मेथड में क्या होता है? इंडिविजुअल निजीकृत होता है, छोटे समूह में होता है। होमवर्क देना, असाइनमेंट देना, ये सब एलसीएम में आता है। फिर उसके बाद इसमें कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग होती है। ठीक है ना, परस्पर संवाद होता है टीचर और लर्नर के बीच में, और ज्यादा क्लोजनेस होती है, ज्यादा फ्री होता है। सतत अनुकरण मतलब इवेल्युएट किया जाता है। अनुमान विधि होता है और ऐतिहासिक खोज विधि होती है। इसमें एलसीएम मतलब ज्यादा बेटर है टीसीएम से। टीसीएम ओल्ड पद्धति है, एलसीएम ज्यादा अच्छी पद्धति है। तो ये आपका टीचर क्या हुआ, टीचिंग मेथड हो गया। ये आप टॉपिक आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारी हानियां हैं। तो लाभ में आप देखें, एलसीएम में जितने ही आप बच्चे को कंफर्टेबल फील करा के पढ़ाएंगे उसका लाभ होगा, वो अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें लेक्चर देंगे, आप चले आएंगे, उससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। एक हेडिंग आता है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग का सिंपल से यही मतलब है कि आप कोई बच्चे को नहीं समझ में आया तो 5-10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लेके 8-10 बच्चों को पढ़ा के समझा दीजिए, वो आपको माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर अब आता है अगला टॉपिक, टीचिंग एड्स। क्या? टीचिंग एड्स मतलब शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री के अंतर्गत 2 तरीके से आते हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत चित्र आता है, ग्राफ आता है, आपका मैप आते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, उसमें हार्डवेयर के अंतर्गत आप देखेंगे रेडियो, टीवी, बाजा, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीजें हार्डवेयर टीचिंग एड से फिर शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक इस पे क्वेश्चन आता है, ये श्रव्य, दृश्य श्रव्य और श्रव्य दृश्य साधन। साधन कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आप सब लोग को पता है, श्रव्य साधन मतलब सुनने वाले, ऑडियो वाले, रेडियो हुआ, टेलीफोन, रेडियो हुआ, ग्रामोफोन या लिक्वा फोन हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, ये सब श्रव्य या फिर ऑडियो वाले हुए। और दृश्य साधन मतलब विजुअल में क्या हुआ? चार्ट हुआ, मैप हुआ, आपका मॉडल्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, ग्राफ हो गए, मैगजीन्स हो गए, ये सब फ्लैश कार्ड्स वगैरह सब किसमें आ गए? दृश्य साधन में। फिर आता है श्रव्य दृश्य साधन, दोनों ऑडियो विजुअल दोनों, सिनेमा हो गया, टीवी हो गया, ब्लैक बोर्ड्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, डिस्प्ले बोर्ड्स हो गए, ये सब दोनों में आते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिस्ट देख लेंगे, बहुत समझ के इस तरह की बात है। ठीक है, माइंड मैपिंग क्या कहलाता है? एक टर्म माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का सीधा मतलब ये है कि अपने दिमाग में कोई चीज कॉन्सेप्ट को माइंड में ही बना लेना। जैसे हमारा वो है कि यूजीसी नेट को हमको निकालना है, तो माइंड में ही हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसका प्रैक्टिस करने का सोचेंगे, उसका रिवीजन करने का तरीका सोच लेंगे, वही सब माइंड मैप है। ओके, कॉन्सेप्ट मेकिंग, यही कॉन्सेप्ट मेकिंग है, पहले मतलब छोटी जटिल कॉन्सेप्ट को दिमाग में सरलता से कर लेना, आसबेल थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, डेल कोन एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। डेल कोन एक्सपेरिमेंट, कोन मतलब वही वाला कोन, आइसक्रीम वाला, ठीक है ना, शंकु वाला। डेल कोन एक्सपेरिमेंट का यही सीधा सा मतलब है कि इसमें एक शंकु बनता है, और इसमें उन्होंने यही कहा कि आप अगर पढ़ने, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया कि आप पढ़ के जो पढ़ेंगे उसका 10% आपको याद रहेगा, सुनेंगे उसका 20% याद रहेगा, देखेंगे वो 30% याद रहेगा, सुनेंगे और देखें दोनों करेंगे उसका 50% याद रहेगा, और जो बातें आप कहेंगे और लिखेंगे उसका 70%, और जो बात आप करने लगेंगे उसका आपको 90%
याद होगा। यही डेल कोन एक्सपेरिमेंट किस लिए है? शिक्षण योजना तथा अधिगम प्रक्रिया से रिलेटेड है। अब अगला टॉपिक आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन का सीधा सा ये मतलब है, इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन का सीधा ये मतलब है कि शैक्षिक उद्देश्य की सीमा निर्धारित करता है ये। और क्या करता है? इवैल्यूएशन हमेशा चलता रहता है। इसके स्तर मतलब प्रगति के स्तर को बोध कराने का काम इवैल्यूएशन या फिर मूल्यांकन में होता है। मूल्यांकन करना। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं बहुत है। ये व्यापक होता है, ये निरंतर चलने वाला होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी लिमिट भी लगाई जाती है, एक टाइम पीरियड पे होता है, ये सब चलने रहते हैं। मूल्यांकन के अब लाभ क्या है? मूल्यांकन के लाभ आप सब लोग को पता है कि इसमें बच्चे की शक्तियां और कमजोरी का पता चल जाता है। संपूर्ण विकास में गाइडेंस के लिए हेल्पफुल होता है। इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो भाई कैसे पता चलेगा? ठीक है ना। प्रयास करने की प्रेरणा इसमें मिलती है। जब उसका रिजल्ट दोगे तभी तो पता चलेगा ना कितना है। इसमें चयन, नियुक्ति आज सब में, प्रमोशन वगैरह में हेल्पफुल होता है कि उसी आधार पर आपको जिसके ज्यादा नंबर है मूल्यांकन में उसको ज्यादा आगे किया जाएगा। ठीक है ना। पेरेंट्स को इसमें प्रगति का पता चलता है कि हमारा बच्चा कितना आगे है, कितना पीछे है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग मूल्यांकन की हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक। ठीक है, या फिर मूल्यांकन तकनीक का क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैंने वादा किया है। और आपको एक मैं ये कहता हूँ कि आप उस वीडियो को अगर देखेंगे ना, प्लेलिस्ट में जाएंगे, एमपी सेट और यूजीसी नेट का एक पेपर 1 का वो बना हुआ है चैनल, सॉरी वो प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले किस तरह रिवीजन किया गया है और अभी हम लोग ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं, लिख कम रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निक। तो क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण किसका? मूल्यांकन का। ये किस आधार पर किया जाएगा? तो इसमें 2 आधार है। ठीक है, सबसे पहला क्वांटिटेटिव मतलब परिमाणात्मक, दूसरा गुणात्मक। तो परिमाणात्मक में 3 तरीके से, लिखित, मौखिक और व्यवहारिक। ये आपको ध्यान रखना है, लिखित, मौखिक और व्यवहारिक, ये आपको मूल्यांकन करना है। और गुणात्मक में आपको क्या करना है कि गुणात्मक में आपका देखिए चेक लिस्ट करना है, अवलोकन और इंटरव्यू मतलब ऑब्जर्वेशन करना है और इंटरव्यू कराना है। दूसरा चेकलिस्ट है जांच सूची करना। तीसरा क्रम निर्धारित रेटिंग करना है। चौथा रिकॉर्ड मेकिंग करना है, जैसे डायरी वगैरह आप लोग देखते हैं। इससे आपको गुणात्मक क्या मिलेगा? इवैल्यूएशन मिलेगा। प्रकार की अगर बात करें कि इवैल्यूएशन के प्रकार कितने तरीके से होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रकार है स्थानन। स्थानन मतलब प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का सीधा मतलब है एंट्रेंस एग्जाम। जिस तरह एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं ना, मतलब जिस तरह इवेल्युएट करने के लिए क्या है, पहला एंट्रेंस एग्जाम होता है किसी वहां पे भर्ती होने के लिए, एंट्रेंस ये स्थान कहला है। दूसरा फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन या फिर निर्माणात्मक या फिर इसको आंतरिक कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक मूल्यांकन इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे क्यूजेस ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। डायग्नोस्टिक में क्या होता है? तीसरा डायग्नोस्टिक या फिर मूल्यांकन या फिर नैदानिक विधि। इसमें क्या होता है कि एक कदम आगे की इंसान सोच लेता है, ठीक है, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। चौथा है योगात्मक या फिर समेटिव। ये बाह्य क्या कहलाता है? बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। इसमें हम पूरे साल में वो करते हैं। जिस तरह अगर आप लोगों ने देखा होगा सीसीई पैटर्न लागू होता है, जिसमें यूनिट टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है और आजकल ग्रेडिंग होता है। तो ये सब किसमें है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट पूरे साल में एक बार जो एग्जाम होता है, लास्ट में जो एग्जाम होता है उसको ऐसे या फिर समेटिव असेसमेंट योगात्मक बोला जाता है। ठीक है। अब स्टूडेंट बिहेवियर किस तरह से क्लास में होना चाहिए, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट बिहेवियर इन क्लासरूम। स्टूडेंट बिहेवियर के क्लासरूम में आप सबको पता है कि किस तरह होना चाहिए। आप सबको उसको एक अच्छा माहौल देना चाहिए, उचित वातावरण देना चाहिए, वो कंफर्टेबल रहे, वो एक अपना डिसिप्लिन में रहे, वो कॉन्फिडेंस रहे, किसी से मतलब डरे नहीं, अपनी कोई बात कहने में क्वेश्चन पूछता रहे, इंटरेक्टिव होना चाहिए क्लास। ये सब स्टूडेंट का बिहेवियर में होना चाहिए। अगर इनडिसिप्लिन करे तो आपको क्या करना चाहिए? इनडिसिप्लिन अगर करे तो आपको क्लास में वहीं पर रोक देना चाहिए, टीचिंग पढ़ाना, और उसका कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे तो क्या करेगा वो बच्चा? आगे बढ़ता जाएगा, वो इनडिसिप्लिन करता जाएगा। जब आप रोकेंगे तो उसको बोध होगा कि हाँ हमारी वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई। ठीक है। और क्या करना चाहिए? और
अगर आपके पढ़ाने के तरीके से अगर कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो अपने पढ़ाने के तरीके को बदल दीजिए। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, एक ही बच्चा कोई अगर डिस्टर्ब कर रहा है, उसको आप बाहर भी कर सकते हैं, सिंपल सा मुद्दा यही है। उसको पेरेंट्स को भी आप बता सकते हैं, भाई ये बदमाशी करता है। आप लोगों ने भी किया होगा, किस-किस ने किया है क्लास में ये बदमाशी, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है? हम लोगों ने तो किया है, ज़्यादा नहीं किया पर थोड़ा बहुत तो किया है, ठीक है? फिर उसके बाद आगे आते हैं। आगे आने की कड़ी में हम लोग देखते हैं किशोर और वयस्क शिक्षार्थी। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी में अंतर थोड़ा देख लेते हैं। तो किशोर क्या होते हैं? शिक्षार्थी। एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की एज क्या निर्धारित की गई है? तो अगर एडोलेसेंस की एज के निर्धारण की अगर बात करें तो इसमें आपको 10 से लेके 19 साल तक है, ठीक है? 3 तरह की इसमें वो है। प्रारंभिक किशोर आपका 10 से 12 साल तक है। फिर आपका मध्य किशोर आता है 12 से 16 साल, और देर किशोर फिर लेटर एडोलेसेंस एज आती है 16 से 19 साल को, ठीक है? इसमें क्या होता है कि बच्चे पहचान की मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। पहचान वो करना चाहता है कि भाई मेरी वैल्यू क्या है? हम क्यों इतना मतलब वो सामने वाला इतना अच्छा दिख रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं? मतलब बच्चा अपना ही अपना देखना चाहता है, इसलिए वो हमेशा देखेंगे। आप बाल बनाएगा क्लास में, अगर 10th के बच्चे देखो 9 10th के बाल बनाते हुए आएगा, बढ़िया पोज में आएगा, बढ़िया टाई बेल्ट सब कुछ लगा के आता है। वो चाहता है कि हमारी पहचान बने, ठीक है? और वो उभरना चाहता है, ठीक है? ये बच्चे एडोलेसेंस एज की होती है। तो हाल हाल ने ये कहा है कि ये तूफान और तनाव मतलब स्टॉर्म और स्ट्रेस की एज होती है, तूफान की होती है। भाई इसमें बच्चे कभी कभी अपने माँ बाप को भी गलत समझ लेते हैं कि अरे तुम क्या जानो। कभी कभी माँ बाप समझाते हैं ना कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तेज गाड़ी मत चलाओ, आराम से स्कूल जाओ, ऐसे करो। तो बोलते हैं अरे तुम क्या जानो, हम ही हीरो हैं, तुम तो वो उम्र ही नहीं जी, तुम लोग पुराने जमाने के। भाई ये उम्र की बात होती है और कुछ नहीं, ठीक है? तो इसमें इसीलिए कहा गया तूफान और तनाव की एज ये कहलाती है। एजुकेशनल अचीवमेंट की अगर बात करें तो वो बहुत आगे से तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है? इस तरह से हम लोग क्या देख लिए कि एडोलसेंस होता है। एडोलसेंस एज में और इसमें थोड़ा सा सामाजिक विकास की अगर बात करें तो सामाजिक विकास का जनक कौन कहलाता है? अल्बर्ट बंडूरा। बस इतना आपके लिए जरूरी है, ठीक है? वयस्क शिक्षा अंडरगोजी नामक दर्शन पर आधारित है। ये दूसरा पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। बंडूरा का ये क्या है कि इन्होंने एक बेबी डॉल लिया और उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत समझाया, जिसमें इन्होंने बेबी डॉल लिया और एक बालक को ये दिखाया 3 तरह की मूवी, प्रेम संबंधित, सामाजिक संबंधित और मारधाड़ संबंधित। तो बच्चा क्या है बेबी डॉल के साथ सामाजिक संबंधित व्यवहार को वहां पर करता है, मतलब बिहेव करता है। तो उन्होंने यही कहा सामाजिक विकास हो रहा है बच्चे का, ठीक है? फिर इसके बाद संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें, संज्ञानात्मक विकास क्या कहलाता है? तो इसमें साइकोलॉजी शब्द मेन है, जिसमें गुस्ताव नाइजर क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी शब्द पहली बार गुस्ताव नाइजर ने दिया, इतना इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव में चिंतन होता है, स्मरण होता है, अधिगम होता है, उसको भाषा के रूप में एक्सप्रेस करना, ये हमारा संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। जीन पियाजे दो तरीके से, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इन्होंने संगठन और अनुकूलन दो तरीके से इसको कैटेगराइज किया, जिसमें संगठन को आंतरिक प्रभाव कहा और अनुकूलन को बाह्य प्रभाव कहा गया, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं कि पियाजे का 4 प्रकार की अवस्था उन्होंने किया है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। हिंदी में कहें संवेगी, अपूर्व क्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है? 0 से 2 साल तक संवेगिक, 2 से 7 तक पूर्ण संक्रियात्मक और 7 से 11 तक मूर्त संक्रियात्मक और 11 से 18 अमूर्त संक्रियात्मक। इन्होंने पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताई है। मनोवैज्ञानिक विकास साइकोलॉजिकल, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें शिक्षण की, या फिर तो इससे बीएफ स्किनर संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रो एंड क्रो संबंधित है। इन्होंने ये कहा जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हम शिक्षा मनोवैज्ञानिक का वर्णन तथा व्याख्या करता है। धारणाएं किससे संबंधित है? हार्वर्ड ने ये कहा, वैज्ञानिक हार्वर्ड को वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जनक कहता है। कभी एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है? अब अगला आता है, हम लोगों ने एडोलसेंस की बात की, एडोलसेंस के बाद वयस्कता पे आता है। तो वयस्क सीधा का मतलब 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के आयु जो रहता है वो उसको वयस्क कहा जाता है। वो क्या कहता है? स्वयं से सीखता है, उसमें ज्यादा लफड़ा नहीं रहता, ठीक है? जैसे वयस्क अधिगम क्या होता है
सम्मान की प्राप्ति करना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है, अनुभव जनित होता है, शैली स्किल डेवलप होती है, सम्मान पूर्वक होता है। ठीक है, अब अगला एक लास्ट और आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शिक्षण, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ये आपका हेडिंग है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के सीधी सी मतलब यही है कि इंसान ऑफलाइन को से ज्यादा ऑनलाइन को प्रेफरेंस देता है। उसका कारण आपको यही है, उसमें आपका समय बचता है, उसमें जब आपका समय बचता है और जल्दी होता है और आपको फिजिकल वो नहीं करना पड़ता है, दूर जाना नहीं पड़ता, रूम में सब कुछ अवेलेबल रहता है, तो ऑनलाइन शिक्षा ज्यादा बेहतर है ऑफलाइन से, ऐसा कहा जाता है। इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव रिजल्ट के मामले में है कि नहीं है, ये थोड़ा चर्चा का विषय। बाकी सरलता के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपका ऑनलाइन शिक्षा इंपॉर्टेंट है। अब अगला आता है स्वयं। स्वयं, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की संभावना हर बार रहती है, तो ठीक है। स्वयं का फुल फॉर्म आपको मैं खोजने को तुरंत आप लोगों को देता हूँ कि क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख लीजिए जो आपका मई महीने में आई है, 15 मई के बाद आई हैं वो वीडियोस, एमपी यूजीसी नेट का पेपर 1, उसमें सॉल्व मतलब रिवीजन इसी तरह क्लासेस। तो स्वयं के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। स्वयं का मतलब सीधा सा मतलब है कि इसके 3 आधार हैं। 3 आधार, पहुंच, सीधे क्वेश्चन यहाँ से आता है, कितने आधार है, कितने सिद्धांत है, 3, पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता, एसेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंटेबिलिटी और गुणवत्ता को आपको ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, 3 चीजें, क्वालिटी सॉरी, पहुंच, एसेसिबल, निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्वालिटेटिव, 3 इसके आधार सिद्धांत है। इसमें क्या है, 9वीं से लेकर कक्षा स्नातकोत्तर या फिर पीजी तक इसमें पाठ्यक्रम है और वो निःशुल्क है। और इसके अगर 4 क्वाड्रेंट की बात करें, चार क्वाड्रेंट या फिर 4 भागों की बात करें, इसमें आता है क्वेश्चन, तो इसमें पाठ्यक्रम के 4 भाग है। नंबर 1 वीडियो व्याख्यान, वीडियो लेक्चर। दूसरा है इसके अध्ययन सामग्री या फिर स्टडी मटेरियल, उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तीसरा परीक्षा और प्रश्नोत्तरी, क्विजेस और एग्जामिनेशन होना है, ठीक ना, स्वयं से मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ठीक है, चौथा है आपका कि शंका समाधान करने के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श, 4 क्वाड्रेंट आपको पता होगा, वीडियो व्याख्यान, स्टडी मटेरियल, क्विजेस वाला और शंका समाधान के लिए। ठीक है, फिर इसमें आता है 9, इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर है, इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सारे के सारे कोऑर्डिनेटर को एक बार में ही देखने की कोशिश करेंगे। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर में 3 तरह से इसमें एक स्कूल लेवल होता है, दूसरा होता है स्नातक लेवल और एक होता है स्नातकोत्तर और चौथा देखिए विद्यालय शिक्षा, हाँ देखिए एक और है यहाँ पर, विद्यालय फिर स्कूल, विद्यालय के बाद, अब देखिए 4 स्तर होते हैं इसमें। 4 स्तर में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किसमें काम करेगा, विद्यालय में। दूसरा इसमें काम करेगा एनसीईआरटी, ठीक है। विद्यालय के बाद जो संस्थाएं काम करेगी वो इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। स्नातक स्तर पे अगर बात, स्नातक के बाद में अगर बात करें कौन कौन से कोऑर्डिनेटर है, इंजीनियरिंग शिक्षा, इंजीनियरिंग एजुकेशन। दूसरे नंबर है इंजीनियरिंग एजुकेशन और उन्नत प्रौद्योगिकी, एक नोट डाउन करेंगे। दूसरा है प्रबंधन शिक्षा, ये IIM बेंगलोर द्वारा, ठीक है। तीसरे नंबर का है इसमें शैक्षिक संचार, मतलब शैक्षिक संचार, ये किसके द्वारा, शैक्षिक संस्थान हेतु व्यवस्था, ठीक है। तीसरा लिखेंगे क्या, चौथा आपका आएगा, 3 ही है, ठीक है, इसमें 3 है, 2 इसमें हो गए, 1 इसमें हो गए, 2 1 3 3 6, 3 इसमें स्नातकोत्तर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें कौन कौन से हैं,
इंजीनियरिंग शिक्षा नंबर 1, यही वाली इंजीनियरिंग शिक्षा। इंजीनियरिंग शिक्षा कोष्टक में हम लोग लिखेंगे उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षा, ठीक है। एक दूसरा नंबर की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी प्रबंधन शिक्षा, मतलब IIM बेंगलोर द्वारा ये भी किया जाता है। और तीसरा आपका UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखिए कितने हुए, 2 1 3 3 6 3 9 9 इसके क्या है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, सबको पता है। मैं एक बार फिर से नाम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 1, NCERT 2, इग्नू 3, इंजीनियरिंग शिक्षा 4, प्रबंधन शिक्षा 5, शैक्षिक शिक्षा 6, इंजीनियरिंग शिक्षा 7, प्रबंधन शिक्षा फिर 8 और UGC 9। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले बात हम लोग आते हैं कि भारत में ये किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से HRD मतलब शिक्षा मंत्रालय प्लस किसको द्वारा, AITEC अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा ये संचालित होता है। इसमें बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगला आता है आपका स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ठीक है, स्वयं 2009 से चालू हुआ, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, स्वयं प्रभा में क्या होता है, स्वयं प्रभा इसमें कहीं कहीं 32 कहीं कहीं 34 DTH चैनलों के द्वारा से आपको ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। अब इसमें कौन काम करता है जी, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, और डायरेक्ट GSET 15 द्वारा संचालित होता है। इसमें 24/7 हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, और दिन में क्या होता है 4 घंटे का वीडियो आता है, और ये 5 टाइम से चलता है। दिन में पूरे 5 बार वही रिपीट करते हुए चलता है, आप लोगों ने देखा होगा। बाईसैग ये गांधीनगर से ऑपरेट होता है, इसका लिंक, ठीक है, अब लिंक होता है, ठीक है। ये स्वयं की बात करते हैं, 2008 से चालू हुआ, 2012 से फेमस हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें इसमें कौन कौन इसमें सामग्री मतलब कौन कौन लोग इसमें सामग्री देते हैं, तो इसमें सबसे पहले देता है NPTIL, IIT, CEC, UGC, और उसके बाद इग्नू और NCERT, ठीक है, और NIOS। ये यहाँ से स्टडी मटेरियल प्राप्त होता है, कहाँ के लिए, स्वयं प्रभा के लिए, ओके। फिर उसके बाद लास्ट आता है आपका स्वयं प्रभा के बाद DTH चैनल में क्या क्या होता है, 3 DTH चैनलों में क्या क्या आता है। DTH में 3 तरीके से आते हैं, एक उच्च शिक्षा के लिए, इसमें आर्ट, कॉमर्स, मैथ, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल सब कुछ होता है जो आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट देखते हैं। एक स्कूल शिक्षा 9वीं से 12वीं तक की वो होती है, और एक लास्ट आपका आता है पाठ्यक्रम आधारित, जैसे योगा हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब फॉरेनर प्लस इंडियन सबके लिए होता है, ये DTH के कार्यक्रम आते हैं, ठीक है। सहायक छात्र, इसमें 11th-12th का जो भी स्टडी मटेरियल होता है, कंपटीशन 11th-12th में सहायक छात्र करके आता है। 11th-12th में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ NTSC, स्कॉलर के और मैथ ओलंपियाड वगैरह, ये सब होते हैं, ठीक है। तो इसमें सहायक छात्र 11th-12th में, ये स्वयं प्रभा के बारे में जानकारी है, बाकी आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। इतने बात हो गई। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक है, एकदम से लास्ट, जिसको कहते हैं मूक। मूक का मतलब क्या हुआ भाई, हम लोग बहुत जल्दी इसको रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे वीडियो आपको मुश्किल से मिलने वाला है। मूक का सीधा मतलब है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। इसका उद्देश्य क्या है कि ऑनलाइन के माध्यम से ओपन कोर्स आपको कराना, इसको मूक का फुल फॉर्म मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर वेब
वेब लेक्चर और ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसमें मूक में थोड़ा ज्यादा भीड़ होने के साथ साथ इंडिविजुअल ध्यान नहीं रखा जाता, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, यूनिवर्सिटी कोर्सेस हैं। ठीक है, मूक की तरह ही एक होता है एसपोस, SPOCS। SPOCS का मतलब होता है स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, स्मॉल प्राइवेट ऑनलाइन कोर्स, ये सीधे फुल फॉर्म आ सकता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका परंपरागत शिक्षा। परंपरागत शिक्षा मतलब ट्रेडिशनल आपका एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन में हम सब लोगों ने देखा है कि पहले आपका गुरुकुल पद्धति होता था, वहां पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम होता था, वहाँ सारी चीजें की आपकी जानकारी होती थी। वहां पर मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि परंपरागत शिक्षा में क्या दिया जाता है, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो घर में होती है, कोई भी दे सकता है, घर में फैमिली में जो औपचारिक शिक्षा होती है। परंपरागत शिक्षा में कृषि भी सिखाया जाता है, वास्तुकला भी सीखते थे लोग, अल्लाह भी सीखते थे और बहुत सारी अर्थशास्त्र भी सीखते थे। ये परंपरागत शिक्षा। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा या फिर मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर आप तीन चार लोगों का याद नाम रखिए। एक पेस्टालॉजी, कौन, पेस्टालॉजी, हर्बर्ट, मंटेसरी और टैगोर। पेस्टालॉजी, हर्बर्ट, मंटेसरी, स्कूल देखते हैं ना आप लोग, मंटेसरी और रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने मॉडर्न शिक्षा में बढ़ावा दिया। मॉडर्न शिक्षा में उन्होंने यही कहा कि व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाया जाए, शिक्षा का क्रियाशीलता को बढ़ाया जाए, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ये सब चीजों की बात किया। ठीक है, अब लास्ट आपका हेडिंग आता है एजुकेशन बेस्ड ऑन ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिंपल सा ये मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, डिजिटलाइजेशन, बोर्ड, कौन सा बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ये सब चीजों का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, एजुकेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने बहुत ही कम समय में पहले पेपर, सॉरी, यूजीसी नेट के पहले पेपर के पहले यूनिट यानी टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब आप लोग इसका, आपका ये है, आपका काम इतना ही बनता है कि जो मैंने जल्दी जल्दी बोला है आप केवल सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नोट्स बनाए चाहे ना बनाए। और मैं ये कहता हूँ, आप प्ले लिस्ट में डली हुई है, मैंने 2 महीने पहले इसी तरह मैराथन क्लास चल रही थी, वो थोड़ा इंग्लिश में था, तो आप भी उसको भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है किताब पढ़ने की, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बशर्ते इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हो सके स्पीड कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से अगली यूनिट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।